आवाज़ चेक करके बताइए, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चलिए, आप लोगों को आवाज़ आ रही है। एक बार मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में समास पूरा कर दिया था या उसमें कुछ रह गया था बताने के लिए? समास की क्लास हम लोग पढ़ रहे थे और हमने समास में कहाँ तक पढ़ा था? हमने समास में कर्मधारय, द्विगु समास ये सब कर लिया था और नए समास भी हमने कर लिया था, है ना? मुझे याद है कि मैंने आपको कहा था कि हम जो समास की एक और एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उस क्लास में हमको करना था समास की शॉर्ट ट्रिक और समास के प्रश्नोत्तर। आज हमें यही करना है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं समास की शॉर्ट ट्रिक। आप लोगों ने इसका अभ्यास किया होगा, समझ ही गए होंगे, परिभाषा सबकी जानते ही हैं कि हमने समास में क्या क्या चीज़ें देखी। तो आज शॉर्ट ट्रिक ही करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हम कैसे निकालेंगे समास के लिए, और जो 6 सेकंड में हमें किसी भी शब्द में बता दे कि ये कौन सा समास है। जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो आपको पता है कि हिंदी में समास को हमने 4 भागों में बांटा। और किस तरह से? तो हम ना ऐसे बनाएंगे कि समास को हमने प्रधानता के आधार पे 4 भागों में बांटा। पहला हमने लिया अव्ययी भाव समास, दूसरा हमने लिया द्वंद्व समास, तीसरा हमने लिया बहुव्रीहि समास, और चौथा हमने लिया था तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के अंदर हमने 2 पार्ट किए थे, यानी 2 भेद किए थे तत्पुरुष समास के। यहाँ लिखते हैं, एक द्विगु और दूसरा कर्मधारय। अब देखिए, रफ कॉपी पे आप इस तरह से बना लीजिए। ये जो मैंने लिखा है ये सारणी, यही है हमारा हिंदी में समास। इसी को हमें पढ़ना है और इसको ही हमें समझना है। तो समास हमने जान लिया था, 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हमने अव्ययी भाव के बारे में जाना था कि इसमें प्रधान क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक दीजिएगा यहाँ पे। पूर्व पद प्रधान, ठीक है। और ये जो इसका पूर्व पद होता है, ये कोई उपसर्ग या कोई अविकारी शब्द, अविकारी को ही अव्यय शब्द कहते हैं, ये होता है, ठीक है। यानी जो पूर्व पद इसका होता है अविभाव में, वो पूर्व पद हमारा क्या होता है? या तो कोई उपसर्ग होता है या तो कोई अविकारी होता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो 2 तरह के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा अव्ययी भाव समास का। फिर हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व समास नाम से ही जाना जाएगा। द्वंद्व माने झगड़ा, और झगड़ा मतलब झगड़ा किन 2 चीज में? झगड़ा या तो विलोम में या तो पूरक में। तो यहाँ पे हमको पता है कि इसके दोनों पद प्रधान हैं। इसके लिए लिखना दोनों पद प्रधान, छोटा छोटा लिख रही हूं मैं, ठीक है। और दोनों पदों के बीच किसका संबंध? या तो विलोम का या तो फिर पूरक का, ठीक है। और ये आप जानते हैं, इस बात को आप भली भांति समझते हैं कि हमने विलोम क्या है हमारा, पूरक क्या है, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब बात करते हैं बहुव्रीहि की। तो इसमें हम करेंगे इसके दोनों पद अप्रधान। इसमें लिखेंगे दोनों पद अप्रधान, यानी दोनों पद ही क्या होते हैं? गौण होते हैं।
इसमें लिखेंगे तीसरा पद या अन्य पद, ठीक है, तीसरा या अन्य पद प्रधान। कोई तीसरा पद प्रधान होता है इसमें, ठीक है, यही हमारा इसका शॉर्ट ट्रिक है, जो बहुब्रीहि है इसमें तीसरा पद प्रधान होता है कोई भी। अब इसमें लिखिए, इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पर तत्पुरुष समास के नीचे आएगा। अब हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। तो तत्पुरुष समास की हम ट्रिक देखेंगे। इसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, और ये तो हमको पता ही है कि उत्तर पद प्रधान हो जाने से ही हम इसमें पहचान लेते हैं, और इसमें कोई पहचान नहीं है, इसकी एक ही पहचान है, उत्तर पद पहचान, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरी पहचान हम समास विग्रह के जरिए देख सकते हैं, कारक चिन्ह का लोप। तो आप चाहे इसमें कह सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे, अगर लिखना चाहो कि समास विग्रह में समास विग्रह या समस्त पद में, है ना, सिर्फ एक छोटा शब्द लिख लो, कारक चिन्ह का लोप, ठीक है। तो इतने से आपको समझ में आ जाएगा कारक चिन्ह लोप की हम क्या बात कर रहे हैं। चलिए, आप देखिए, इसके बाद द्विगु समास और कर्मधारय, इसमें भी इसका शॉर्ट ट्रिक लिखिए। उत्तर पद प्रधान तो इन दोनों का होता ही है, द्विगु का भी होता है, कर्मधारय का भी होता है, आपको पता ही है, क्योंकि तत्पुरुष समास का है तो इनका भी होता है। पर इनकी शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या रखना है, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची, और इसकी यही पहचान है, पूर्व पद संख्यावाची, ठीक है। और कर्मधारय में आप लिख लीजिए, इसके दोनों पदों में, यानी दोनों पदों में किसका संबंध होता है, उपमेय उपमान का, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, ठीक है। जल्दी से फटाफट ये आप लिख लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब इसको सीख लो। देखो, दिमाग में क्या रखना है, जैसे ही आपको अव्ययीभाव समास सोचना है, जैसे ही अव्ययीभाव समास सोचना है, तुरंत आपको देखना है कि इसका पूर्व पद क्या है। पूर्व पद में या तो कोई उपसर्ग या तो कोई अविकारी शब्द आपको दिखना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे आपको पता चलता है। फिर जब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की, जैसे ही द्वंद्व समास आए तो ये तो आपको पता है, द्वंद्व मतलब अब इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे ही द्वंद्व कहे तो द्वंद्व के लिए दिमाग में आना चाहिए, दोनों के बीच में या तो विलोम या तो पूरक का संबंध होना चाहिए, ठीक है, दोनों पदों के बीच, ठीक। उसके बाद जैसे ही बहुब्रीहि आपके सामने आए या बहुब्रीहि के बारे में आप देखें तो देखें कि इसका अन्य पद प्रधान है, यानी कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या तीसरा पद तीसरे पद की ओर इशारा करता हुआ हो, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, बहुब्रीहि में आ जाएगा। और जैसे ही हम बात करेंगे तत्पुरुष की, तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान किस तरह से होता है वो मैंने आप लोगों को बताया ही, कि दिमाग में जिस चीज की छवि उत्पन्न हो उसका नाम लेने से, यानी वो शब्द बोलने से, तो उसके अगर पीछे वाले पद की छवि उत्पन्न होती है तो वहीं पे उत्तर पद प्रधान होता है। बाकी आप उसके समास विग्रह में जाकर देख सकते हैं कि पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह आपको देखने को मिलता है समास विग्रह में। तो जब हम उसका समास विग्रह से समस्त पद बनाते हैं तो उसके कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तो ये हम पहचान कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे बात करेंगे द्विगु समास की। तो द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान तो है ही। अब क्यों है इसका उत्तर पद प्रधान, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए है क्योंकि तत्पुरुष समास के ही ये दोनों भेद हैं। जब तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है तो द्विगु समास का भी तो होगा ही, डीएनए तो इसी का ही है,
है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो कर्मधारय हो या दिगु हो, इन दोनों का उत्तर पद प्रधान ही होता है। लेकिन इनमें पहचान कैसे करते हैं तत्पुरुष से और इनकी, तो बस दिगु में पूर्व पद संख्यावाची हो तो वो दिगु हो जाएगा, और कर्मधारय में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है दोनों पदों के बीच। अब एक बात और आती है यहाँ पे, ये बात आती है सामने कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दिगु समास का हमारा उदाहरण है, जब उसके अंदर उत्तर पद प्रधान है तो क्या उसके अंदर तत्पुरुष समास नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि उसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ दिगु समास है, लेकिन ऑप्शन में दिगु समास है ही नहीं और बहुब्रीहि समास भी नहीं था उसमें। तो फिर आपको दिया हुआ था इसका समास बताना है, वहाँ आंसर आपको तत्पुरुष भी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है, उत्तर पद प्रधान होने की वजह से, यानी वो परिभाषा तत्पुरुष समास की परिभाषा को भी फॉलो करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों समास तो आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये जो चार समास हैं ये आपस में उलझे हुए हैं। आपस में उलझे हुए मतलब क्या कि इनके अंदर जो जो शब्द आते हैं वो शब्द अक्सर 2, 3, 4 समास की परिभाषा को फॉलो करते रहते हैं। तो अक्सर वे शब्द हमारे कभी उनमें उलझन बन जाती है कि कर्मधारय लगाएं, दिगु लगाएं, कि बहुब्रीहि लगाएं, कि तत्पुरुष लगाएं। तो आपको क्या करना है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब आप कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और इसको हम सीखेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पे प्रश्न ले रही हूँ और आप लोग भी मुझे आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या डाल के आंसर बताने की कोशिश करिए, हम देखेंगे कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको कैसे प्रश्न सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को दिए हुए हैं इसके तुरंत बाद, कि जब भी कभी आपके एग्जाम में समास पूछा जाए तो आपको कैसे निकालना है समास। देखो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूं ताकि आप सभी लोगों को दिखे। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अब आप लोगों को ये बताना है। यहाँ पे दिया है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसे क्या कहते हैं। ये तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, पहला मतलब इसका आंसर होगा समास। ठीक है, पहला प्रश्न। अब आपको जो आंसर देना है वो देना है दूसरे प्रश्न का। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, वशीकरण में कौन सा समास है। आप कैसे बताएंगे। अक्सर हमारे छात्र इसमें थोड़े से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे बताएं, क्या आ गया। तो देखो आपको तरीका बताती हूँ। आपको 6 समास की परिभाषा याद है, हम लोगों ने अभी पढ़ी, शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली हमने, हमारे दिमाग में है ही। आराम से घूम जाएंगे 6 के 6 पॉइंट। अव्ययी भाव के लिए पूर्व पद प्रधान और अविकारी या उपसर्ग होना चाहिए उसका पूर्व पद। द्वंद्व समास के लिए दोनों पदों के बीच विलोम या पूरक का संबंध होना चाहिए। बहुब्रीहि समास के लिए तीसरा पद प्रधान होना चाहिए। और तत्पुरुष समास के लिए हमारा जो उत्तर पद है वो प्रधान होना चाहिए। और दिगु समास के लिए पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए। और कर्मधारय समास के लिए उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए। तो 6 के 6 पॉइंट हमारे दिमाग में है, बस यहाँ पे आपको फॉलो करना है। कैसे आप यहाँ पे बताते, देखो वशीकरण, वश में करना, इसका जो समास विग्रह अगर हम देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे कर्मधारय लगा रहे हैं, जिन भी छात्रों ने कर्मधारय लगाया है वो मुझे ये बताइए कि कर्मधारय कहता है कि या तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो और या तो उपमेय उपमान का संबंध हो। तो वशी और करण इन दोनों पदों में कहाँ दिख रहा है आपको उपमेय उपमान और कहाँ दिख रहा है विशेषण विशेष्य। तो बिल्कुल ही नहीं है, है ना। तो ये गलत नहीं करना है, आपको यही देखना है कि वशी और करण में उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है तो कर्मधारय तो कट जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे बहुब्रीहि, वशीकरण वश में करना अर्थात
तो कोई तीसरा पद नहीं निकल रहा, तीसरा पद नहीं निकल रहा तो बहुब्रीहि भी कट जाएगा। फिर देखेंगे दिगु, दिगु कहता है पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए, इसकी तो कोई संख्या नहीं है, कट गया। आंसर आपको अपने आप ही आ गया। अब दोनों तरीके हैं, ऑप्शन काट के करो। समास को अगर आप ऑप्शन काट के करेंगे तो ज़्यादा आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं और बिल्कुल सटीक निकाल सकते हैं। तत्पुरुष समास हो गया। अब इसमें देखना वश में करना, तो ऐसे भी वश पूर्व पद के तुरंत बाद में कारक चिन्ह दिखाई देता है। ये भी तो पहचान बताई है मैंने आप लोगों को कि आप अगर इसके समास विग्रह से भी पहचान सकते हैं। समझ गए ना, तो गलती नहीं करनी है। चलो इसके बाद हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न लेते हैं, इसका आंसर बताओ। अनायास, अनायास में कौन सा समास है? अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि मान लो आपको ये भी नहीं पता कि अनायास का अर्थ क्या है ना, आपको नहीं पता चल रहा, या आपको शब्द ही तोड़ के नहीं पता चल रहा कि अनायास का मतलब शब्द टूट के क्या होगा, तो आप इसमें कैसे आंसर निकालेंगे? आप सबसे पहले ये देखिए अनायास शब्द दिया है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु और अविभाव, चार हमारे सामने दिए हैं। तो सबसे पहले इनमें से कुछ काट लो कि अनायास दिया है। दिगु अगर हम देखें तो पहला पूर्व पद संख्यावाची नहीं है तो दिगु कट गया, इसका मतलब संख्यावाची नहीं है तो दिगु नहीं होगा। फिर अना और यास या अन प्लस आयास, अगर हम इसको दो टुकड़ों में बांटे तो कहीं पर भी हमें द्वंद्व तो नहीं दिखाई दे रहा, तो द्वंद्व भी कट गया। अब हमारे सामने आता तत्पुरुष या अविभाव। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे ना अन उपसर्ग दिखाई दे रहा है, अन प्लस आयास। तो जैसे ही आयास हम निकालते हैं तो हमको हमारे दिमाग में आता है आयास का मतलब होता है अनुमान, ठीक है, आयास का मतलब होता है अनुमान या आगे का अंदाजा लगाना। लेकिन इसमें अन लग गया, मतलब जहां अंदाजा ना लगे, मतलब अनायास का अर्थ होता है अचानक से होना, जहां अंदाजा ना लगे तो अचानक से होना। तो अन उपसर्ग आ गया तो इसके अंदर अविभाव समास हमारा हो गया, इसका मतलब इसमें तत्पुरुष भी नहीं होगा। आसानी से पहचान सकते हैं, डरने, घबराने और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ लिया एक बार समास, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ नंबर 4, और जल्दी से फटाफट इन प्रश्न का आंसर मैं सोच रही हूँ सारे समास करवा देती हूँ आपको, ताकि एकदम आपके दिमाग में ना बैठ जाए कि कैसे समास सॉल्व करना है। क्योंकि आप लोगों के आंसर देख के मुझे ना थोड़ी सी चिंता हो गई कि आप लोग ना ठीक से सीख नहीं पाए हो समास को, तो ये कर लो। मैं हर पॉइंट पे आपको बताती हूँ ताकि आपको एकदम से पता चल जाए कैसे करना है। जल्दी जल्दी बताओ, नंबर 4 में बताओ, गुण दोष दिया है, गुण दोष में कौन सा समास? गुण और दोष दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम। एक दूसरे के विलोम में कौन सा समास? पता है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास मिल गया आपको, ठीक है, जिसको आप ऐसे ही देख सकते हैं तो आंसर लगा दें तुरंत। ठीक, चलो नंबर 5 का बताओ, देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास है? आपके पास 4 ऑप्शन है। मान लो आपको न समझ में आए देश के लिए प्रेम, आपको ये बात न समझ में आ रही है तो आप देख सकते हैं कि 2 शब्द हैं, एक है देश और एक है प्रेम। तो द्विगु, पूर्व पद में संख्या नहीं, द्विगु कट जाएगा। ठीक, फिर देश और प्रेम में आपस में कोई संबंध तो नहीं, विशेषण और विशेष्य का, उपमान और उपमेय का, तो कर्मधारय कट जाएगा। देश कोई अविकारी शब्द नहीं है, कोई मतलब क्या कहते हैं, अविकारी के बाद उपसर्ग नहीं है, तो अविभाव भी कट जाएगा। आपको आंसर मिल गया तत्पुरुष समास। और वैसे भी आपको पता ही है देश के लिए प्रेम, तो के लिए आ रहा है, कारक चिन्ह है, तत्पुरुष आ जाएगा। और ऐसे भी देश प्रेम में महत्व किसका है? प्रेम का महत्व है, तो वो प्रेम किसके लिए है? देश के लिए, तभी तो वो देश प्रेम है, तो उत्तर पद प्रधान है इसमें, आसानी से पहचान सकते हैं। चलो नेक्स्ट करो, नंबर 6। नंबर 6 बताओ जल्दी से फटाफट। नंबर 6, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, तो घन के समान श्याम, तो इसमें उपमेय उपमान का संबंध भी है। तो आप देखेंगे दिगु दिया है यहाँ पर,
पूर्व पद संख्यावाची नहीं है, काट देंगे। द्वंद्व दिया है यहाँ पर, घन और श्याम का अंदर कोई विलोम या कुछ संबंध नहीं है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई घन और श्याम के बीच उपमेय उपमान का संबंध है, तो कर्मधारय आपको पता ही आंसर आ गया। तत्पुरुष समास में भी कोई कारक चिन्ह है नहीं, तो तत्पुरुष समास भी कट जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय समास आपका यहाँ आ गया क्योंकि इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। आंसर मिल गया 7 का। अब 6 का आप लोगों ने बताया डी। अब इतनी जल्दी मत भागो, मेरे साथ साथ चलो। नंबर 7 बताओ जल्दी से। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान मतलब दोनों ही पद गौण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। परिभाषा लिखी है आपने, और इसमें भी आपका आंसर 7 का डी आ गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लो जल्दी से फटाफट। नंबर 8 क्या कहता है? नंबर 8 प्रश्न लेते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन, प्रति क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। जैसे ही उपसर्ग आ गया पता चल गया अव्ययीभाव समास है। आंसर नंबर 9 बताइए। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना। तो पथ से भ्रष्ट हो जाना, ऐसे भी पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह आ गया तो पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पे ये हमारा कोई अव्यय शब्द नहीं है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव कट जाएगा। पथ और भ्रष्ट के बीच कोई कर्मधारय मतलब उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। दोनों के बीच में कोई विलोम नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर आपके सामने है ही तत्पुरुष समास। समझ में आया ना? तो आप लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट नंबर 10 करिए, 11 करिए। 10 और 11 जल्दी से बताइए फटाफट से। नंबर 10, राजमहल में कौन सा समास है? राजा का महल, राजमहल यानी राजा का महल। तुरंत समझ में आ गया तत्पुरुष समास है। आ जाएगा ना? ठीक है। नंबर 10 का ए, बहुत सुंदर। पॉकेट मार में कौन सा समास है? चलो बताओ जल्दी से। पॉकेट मार में कौन सा समास होगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि पॉकेट और मार में कोई उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य नहीं, तो कर्मधारय नहीं होगा। किसी अन्य पद का भाव नहीं आ रहा तो बहुब्रीहि नहीं होगा, और द्वंद्व में कोई विलोम नहीं तो द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ऐसा मुझे किसी ने कहा था कि मैम पॉकेट मार में बहुब्रीहि समास हमें बताया कि पॉकेट को मारने वाला अर्थात चोर, तो ऐसे दिया। तो ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं कहा जाता कि पॉकेट मारने वाले को चोर कहा जाए अर्थात चोर, उसे पॉकेट मार ही बताया जाता है। तो पॉकेट मार अपने आप में तत्पुरुष समास में ही रहेगा, बहुब्रीहि में नहीं जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। चलिए अगला बताइए, 12 करिए। इंद्रजीत, इंद्रजीत में कौन सा समास है? इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला अर्थात मेघनाद। और बिल्कुल सही बताया, बहुब्रीहि समास होगा, अन्य पद प्रधान हो रहा है ना। इंद्र को जीतने वाला अर्थात मेघनाद, बहुब्रीहि समास। चलो आगे बढ़ो फटाफट से। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? आराम से बता सकते हो। विशेषण और विशेष्य इतनी बार दोहरा रहे हैं हम, कर्मधारय आ जाएगा, है ना। तीसरा हो जाएगा पक्का ना। चलो इसके बाद बताओ नंबर 14, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन, मुख के दर्शन, दर्शन उत्तर पद प्रधान है। ऑप्शन से भी देख सकते हो, पूर्व पद संख्यावाची नहीं तो द्विगु कट गया। मुख और दर्शन में कोई विलोम या पूरक नहीं तो द्वंद्व कट गया। मुख दर्शन, मुख के दर्शन अर्थात कोई पद नहीं तो बहुब्रीहि कट गया और आंसर आपको मिल गया। चलो नंबर 15 बताओ जल्दी से फटाफट। इसीलिए मैं प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। प्रश्नोत्तर अगर समास का नहीं कराऊं तो फिर आपका अधूरा रह जाता है समास। जल्दी से बताओ 15 का, चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है बताना है आपको, और ये आप आसानी से बता सकते हैं। 4 हैं आनन जिसके,
अर्थात ब्रह्मा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर द्विगु समास आया है और द्विगु समास दिया है, यहाँ पर पहली संख्या पूर्ववत संख्या जो है वो 4 आ गई, तो ये द्विगु समास भी हो सकता है। तो ध्यान देना है, जब ऐसा प्रश्न कभी आपका आता है तो आप चाहे बहुब्रीहि लगाएं चाहे द्विगु लगाएं, समास दोनों ही सही होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप से सब्जेक्टिव एग्जाम लिख रहे हैं और वहाँ अगर आप द्विगु समास के उदाहरण में चतुरानन लिख देते हैं तो कभी गलत नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कि आजकल पता नहीं, लगता है कि आयोग में भी ना विद्वानों की कमी पड़ गई है। वो भी बस दिमाग में लोगों ने एक क्या थीम बना रखी है कि बहुब्रीहि समास सब समासों से बड़ा होता है, इसलिए बहुब्रीहि समास लगाना, तो ये वाला तरीका गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर आप दोनों लगा सकते हो, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए और वर्तमान प्रकृति जैसे आसपास का माहौल है, इस माहौल को देखते हुए आपको इसका आंसर पहले बहुब्रीहि ही चुनना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो फिर आपका द्विगु समास भी इसका आंसर होगा। ठीक, तो बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। नंबर 16, नंबर 16 में आप बीती में कौन सा समास होगा? आप बीती, अपने पर बीती, तो तत्पुरुष समास आ रहा है, समझ सकते हैं। आंसर क्या दिया है आप लोगों ने? 16 का आंसर दिया है तत्पुरुष समास। ठीक है, ये आंसर है इसका, फटाफट। चलो नंबर 17 देखो, दिया है ना देवासुर, आया ना? बताओ अब देवासुर में कौन सा समास है, बता दीजिए। देवासुर, देव और असुर, आप लोगों को पता है, द्वंद्व समास बता चुकी हूं मैं, है ना? 17 का सी। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट 18, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तत्पुरुष समास। चलो 19, विद्याधर्म में कौन सा समास है? विद्याधर्म, विद्या रूपी धर्म, विद्या रूपी धर्म जैसे ही आ गया, यानी उपमेय उपमान का संबंध, विद्या रूपी धर्म। तो उपमेय उपमान का संबंध आते ही कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है ना? तो क्या लगाया आपने 19 का? बी आंसर सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बताओ 20 का बताओ, संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में क्या समानता है, ये प्रश्न दिया है। अब आपको यहाँ पे समानता देखनी है। पहला ऑप्शन दे रहा है दोनों में ही शब्द विकार होता है। नहीं, दोनों में शब्द विकार नहीं होता, तो विकार कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। संधि और समास दोनों में ध्वनियां मिलती हैं? नहीं, केवल संधि में ध्वनि मिलती है, समास में नहीं। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है? नहीं, ध्वनि की बात हो ही नहीं, ध्वनि में कोई विकार नहीं होता। अब डी आंसर, जब तीनों कट गए तो डी बचा हमारा, यही आंसर होगा। दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। हाँ, ये हमने जाना। संक्षिप्त करके क्या करते हैं? एक शब्द बना देते हैं ना, दो शब्दों को मिला के क्या बना देते हैं? एक शब्द बना देते हैं, यानी शब्द क्या हो गया? संक्षिप्त कर दिया। ठीक, तो चलो ये आप लोगों को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लो जल्दी से, फटाफट कर देते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गाय के लिए शाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, 22 देखो, श्रेष्ठ कवि, कवियों में जो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ कवि, कवि की विशेषता बता रहा है। कवि की विशेषता बताई, कर्मधारय समास, जैसे ही बताएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया कर्मधारय समास। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 कहता है अधमरा। अध मतलब ये हो गया उपसर्ग, मरा, अधमरा, आधा मरा हुआ, और जैसे ही उपसर्ग आ गया तो कौन सा समास? उपसर्ग आया तो अव्ययीभाव। 23 का क्या होगा? अव्ययीभाव। ठीक है, 24 बताओ, गजानन, गजानन में कौन सा समास है? गज का आनन है जिसका, गज माने हाथी, हाथी का मुख है जिसका, तो हाथी का मुख है जिसका अर्थात गणेश, अर्थात निकल आया पद, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा।
देखो ऐसे भी कर सकते हो इस प्रश्न का आंसर। द्वंद्व देखें तो दोनों में गज और आनन मतलब हाथी और मुख, इन दोनों में कोई विलोम तो है नहीं, तो ये कट जाएगा। इसके बाद हाथी और मुख, इन दोनों का कोई आपस में ऐसा तो नहीं हो रहा कि हाथी की मुख से तुलना हो रही है या कोई विशेषता दिखाई जा रही है, तो कर्मधारय भी कट गया इसमें। अब जब यहाँ कहा है कि हाथी का मुख है जिसका, तो हाथी का मुख है जिसका, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, इसके अंदर तत्पुरुष समास नहीं है क्योंकि बहुब्रीहि समास इसमें पहले आ गया। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहती है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? तो प्रथम शब्द संख्यावाची होने पर हमारा कौन सा समास होता है? हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची, तो द्विगु समास हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? द्विगु समास। 25 का सी, जल्दी से आगे बढ़ो फटाफट। 26 लो। निशाचर में कौन सा समास है? निशा में चर मतलब निशा में आचर करने वाला या आचरण करने वाला, घूमने फिरने वाला, अर्थात राक्षस, अर्थात पद आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो 26 का क्या हो जाएगा? डी। चलो आगे नेक्स्ट बताओ, नंबर 27। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, परम, ईश्वर में भी क्या है? परम है। ईश्वर की विशेषता बताई गई है, ईश्वर में क्या है? परम, विशेष। ठीक है, विशेषता बताई गई है, तो जब विशेषता बताई गई है तो कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास। चलो 28वां बताओ जल्दी से। किसमें सही सामासिक पद नहीं है? यानी यहाँ पे कहा है कि इसमें कौन सा पद ऐसा है जिसमें सही सामासिक पद नहीं दिया। सामासिक पद का मतलब होता है वह पद जो समास से बना है। ठीक, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, और इसमें कौन सा शब्द है जो सामासिक पद नहीं है, तो जल्दी से आपको बताना है। शब्द आपके सामने दिया है, पुष्प, धनवी, दिवारात्रि, त्रिलोक, मंत्री परिषद। 3-4 शब्द आपके सामने दिए हैं, बताइए इसमें। तो आप लोगों का आंसर क्या दे रहे हैं? आप लोग 8 का ए आंसर दे रहे हैं। पुष्प धनवी सही आपने कहा, क्योंकि पुष्प धनवी कोई शब्द नहीं होता, पुष्प धनवा होता है ना, कामदेव का। तो अगर ये पुष्प धनवा होता तो कौन सा समास होता? बहुब्रीहि समास। ठीक, चलो तो ये आपको पता चल गया। 29 प्रश्न संख्या 29 देखिए, युद्ध भूमि में कौन सा समास है? युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि उत्तर पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। पता ही है आप लोगों को। चलो जल्दी से, तो 29 का क्या आंसर दिया आपने? ये आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 29 के बाद 30, जल्दी बताइए। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, नवग्रह, यहाँ पे ग्रह का अर्थ है घर से, और घर कैसा? नया। तो नया घर मतलब विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषण बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? और विशेषण विशेष से कहाँ होता है? कर्मधारय में होता है। बस आपको उसकी हिंट पकड़नी है। 31 प्रतिमान में कौन सा समास होगा? प्रतिमान शब्द में जो पूर्व पद है क्या है? उपसर्ग है। जैसे ही शब्द का पूर्व पद उपसर्ग है, आंख बंद करके लगा दो अव्ययीभाव, कुछ सोचना ही नहीं है ना। ट्रिक आपके दिमाग में है, आराम से कर लेंगे। चलो इसके बाद 32 और 33 जल्दी बताओ। समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ है क्या? संक्षेप। मैंने बताया था शुरू में ही कि संक्षेप, संक्षेपण करना, समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, ये आंसर बता रहे हैं। 33 बताइए जल्दी। भुजदंड, भुजदंड मतलब भुजदंड, भुजा का दंड, जो भुजा में पकड़ा जाता है। ठीक है, भुजा के लिए जो दंड प्रयोग हुआ है, भुजदंड।
तो अब इसे बाजू में यानी भुजा से पकड़ के उसको प्रयोग करते हैं। उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष समास आएगा, भुजदंड। ठीक, चलिए इसके बाद 34 और 35, 34 और 35 बताइए जल्दी से फटाफट। 34 त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में तो जैसे ही आप देखेंगे त्रिवेणी, यहां आपको पता चलता है तिरवेणी, तीन वेणी। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ही तिर से पता चला तो ये आपका द्विगु समास भी हो गया। लेकिन त्रिवेणी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है त्रिवेणी। तो इसे अर्थात पद भी निकल आएगा गंगा। तो इसमें दोनों ही आंसर हो जाते हैं, मतलब बहुव्रीहि समास भी हो जाता है अर्थात पद देखने से, और द्विगु समास भी तिर के लिए हो जाता है, तिरवेणी, जिसकी 3 धाराएं हैं। ठीक, तो दोनों ही इसके समास हैं, द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। 35 देखो, दीनानाथ, दीनों के हैं जो नाथ, मतलब अर्थात ईश्वर, अर्थात पद आ रहा है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 36 आपका कहता है, लिखिए देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? यहाँ पे दिया है 4 शब्द दिए हैं और इससे पूछा गया है कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास दिया है। जैसे ही द्वंद्व दिया आपके दिमाग में आना चाहिए हमें विलोम वाला जोड़ा खोजना है, या तो विलोम या तो पूरक वाला। तो देखेंगे कि पाप पुण्य, इसमें क्या हो गया? पाप पुण्य, मतलब विलोम हमको मिल गया। इसका मतलब हमारा इसी में क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अब जैसे दिया धड़ाधड़, तो ये इसमें शब्द की क्या है? आवृत्ति है। कला प्रवीण, इसमें कोई विलोम शब्द नहीं है कला और प्रवीण में। और त्रिभुवन, इसमें पूर्व पद संख्यावाची आ रहा है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, पहला शब्द आ गया हमारा। बताइए 37, विशंभर, विशंभर में कौन सा समास है? विश्व में जो अंबर के समान हैं, विश्व पर जो अंबर के समान फैले हुए हैं, अर्थात शिव, शिव के लिए आता है, शिव को माना जाता है विशंभर, और अर्थात पद आ रहा है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 38 आपका कहता है धक्का मुक्की में कौन सा समास है? अब देखो, धक्का मुक्की शब्द आ गया, धक्का मुक्की, तो ये आपका धक्का के साथ मुक्की शब्द एक साथ चलता है। तो आप इसको कह सकते हैं, जैसे हमने बनाया था ना रुपया, पैसा, लेन देन, भूल चूक, वैसा ही आपका क्या है? धक्का मुक्की है। यानी हम कह सकते हैं समाहार द्वंद्व समास है हमारा यहाँ पर। तो समाहार तो पूछा नहीं है तो द्वंद्व समास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमको मिल गया। इस तरह से हमने इसको किया। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको? कितना सिंपल, कितना सरल, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। समास हो गए आपके कंप्लीट। समास में ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना समझ में आए, और अब आप लोगों ने इसका अभ्यास भी कर लिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी मुझसे थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार हिंदी को पूरा कंप्लीट पढ़ लो। जैसे ही हिंदी आपकी खत्म हो, उसके बाद फिर दोबारा से रिवीजन करना। ठीक है, दोबारा से फिर से रिवीजन करना, इसलिए क्योंकि आप अगर दोबारा रिवीजन करेंगे उस चीज़ को तो वो और ज़्यादा क्लियर होगी। होता क्या है, शुरुआत में आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब हम दोबारा देखते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें फिर से क्लियर होती हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर किसी का गलत हुआ है या कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको भयभीत नहीं होना है। तो आज की क्लास चलिए इतना ही करते हैं। अब कल हमारी क्लास जो है इससे आगे होगी। शब्दावली करेंगे, हम कुछ शब्दों के बारे में देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास फिनिश करते हैं।
तो चलो फिर क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक में।